प्रश्न ये नहीं है कि पार्टियां टूट रही हैं, बड़ा सवाल यह है कि कैसे टूट रही हैं। क्या यह स्वाभाविक विघटन है? क्या अब इन दलों के बीच में एक स्वाभाविक सा असंतोष है, या संस्थागत तरीके से इनको तोड़ा जा रहा है? मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज कराने में कांग्रेस के नेताओं की भूमिका क्या थी, यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उनका नामांकन खारिज ही क्यों किया गया। जिस बिना पर उनका नामांकन खारिज किया गया वह क्या तथ्यपरक था, क्या कानून सम्मत था? बात उस पर होनी चाहिए ना। आप ये कहते हैं कि नटराजन को मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाने की जो नीति, जो जिस राज्य से है उस राज्य से चुनाव, उस राज्य से अगर आप उसको राज्यसभा भेजते हैं तो गलत निर्णय है। प्रणव झा झारखंड के रहने वाले, उनको झारखंड से चुनाव लड़ाते हैं तो गलत निर्णय है। ये कौन सा तर्क है? मीनाक्षी नटराजन अगर का नामांकन जो आपने खारिज हुआ, क्या उनके खिलाफ एफआईआर था? क्या उनके खिलाफ किसी न्यायालय ने सम्मन जारी किया था? क्या किसी न्यायालय ने उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की थी? आपको निर्णय लेना है, आप जो चाहे सो निर्णय ले लीजिए। बात इस पे होनी चाहिए कि आखिर वो नामांकन पत्र खारिज हुआ ही क्यों। और आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष अब मंत्रियों के घर घर जाकर के विपक्ष धरना देता है। दूसरी चीज, यही राहुल गांधी है। जब उत्तर प्रदेश में किसानों के मसले पर वो जा रहे थे तो गाजियाबाद के बॉर्डर पर इनको बाकायदे ढकेल दिया गया था सड़क पर। वो दृश्य नहीं याद है क्या किसी को? ये आप कहते हैं कि संसद से निकल करके यही नेता जा रहे थे निर्वाचन आयोग, जाने दिया गया क्या? जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज हो गया, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं ने निर्वाचन आयोग के सामने निर्वाचन आयोग से मिलने की कोशिश की। रात 11 बजे तक सड़क पे बैठा के उनको रखा गया। और आप कहते हैं कुछ विपक्ष करता ही नहीं है। यह नैरेटिव बनाने से काम चलेगा? प्रश्न यह है कि ये जो राजनीतिक दल टूट रहे, बिल्कुल सही आपने कहा कि राजनीतिक दल टूट रहे हैं, तो ये राजनीतिक दल अपने आप टूट रहे हैं या तोड़ा जा रहा है? आखिर आप मुझे जो पश्चिम बंगाल में नेताओं की परेड कराई जा रही है, किस कानून के तहत से कराई जा रही है? किस न्यायालय ने उनको सजा दिया हुआ है? आरोप है। आरोप में सजा देने का काम क्या एग्जीक्यूटिव है? क्या है? क्या पुलिस का है? न्यायालय किस बात के लिए बने हैं? और अगर आपको न्यायालय में नहीं आता उनको बंद कर दीजिए। उनके ऊपर की आप, यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, प्रशासन की नहीं है कि किसी भी नेता के ऊपर अंडे फेंके जाए, ढेले फेंके जाए, पत्थर फेंके जाए। उसको कौन रोकेगा? इस बिना पर के चुनाव हार गए, उनका भीड़ क्या वाले कर देंगे आप? इस सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से यह कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से यह नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। पहले उन बातों पे बात होनी चाहिए। टीएमसी का टूटन, ये कोई नहीं कर सकता कि टीएमसी के खिलाफ लोगों में संतोष नहीं था। 15 साल तक जो सरकार रहेगी वहां स्वाभाविक रूप से लोगों में नाराजगी होगी होगी। लेकिन इस नाराजगी के बावजूद भी टीएमसी को 41% लोगों ने वोट दिया है। वहां सत्तारूढ़ बीजेपी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुन पा रहे हैं सर, बात रखिए अपनी। अगर सत्तारूढ़ बीजेपी और टीएमसी के बीच में केवल 32 लाख मतों का अंतर है इतने बड़े राज्य में, कोई ऐसा नहीं है कि वहां की जनता ने उनको उखाड़ के कहा। आप एक पूर्व मुख्यमंत्री के यहां से सुरक्षा हटा लीजिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री से को जितने एक सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध थी उसको वापस कर लीजिए। ये कोई तर्क है क्या? और उसके बाद आप कहिए कि आप, एक माहौल बनाया गया पूरे पश्चिम बंगाल में कि अगर आप सरकार के साथ हैं तो आप सुरक्षित हैं, सरकार के साथ नहीं है तो ढेला खाइए, अंडा खाइए और भीड़ के हवाले हो जाइए। उसके बाद जो एजेंसियां हैं वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। मुसलमान विधायक टूट के चले गए। अरे क्या, कौन सी दुर्गति उनकी हुई है? जो फालता का उम्मीदवार जो विधायक रह चुका है वहां का, वो अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। क्या स्थिति कर दी आपने उसकी? ठीक है, अगर किसी ने किसी भी तरह का भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए? बीजेपी भ्रष्टाचार का नारा देर लगा करके पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे। बिल्कुल, वो रेडियो में सुना है, सबने बड़े बड़े नेताओं ने नाम लेकर कहा था। और शुभेंदु अधिकारी ऑन स्क्रीन पैसा लेते हुए दिखाई पड़े थे। क्या हुआ उस जांच का?
तो शुभेंदु अधिकारी आपके पास चले आवे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद। और बाकी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप होगा तो उनको केंद्रीय एजेंसियां उनका उत्पीड़न करेंगी। अरे आप जांच कीजिए ना, जितनी जांच करनी है आप कीजिए। किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी भी बेईमान आदमी को, किसी भी अपराधी को किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं आप तो इन बातों का, इन आरोपों का सहारा केवल इस बात के लिए ले रहे हैं कि वो राजनीतिक दल टूट जाए, वह व्यक्ति टूट करके आपके पास चला आवे। अजीत पवार साहब के खिलाफ आपने लंबे लंबे भाषण दिए, हजारों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, और आपके राज्य सरकार सिंचाई घोटाला वाला वो बयान तो सबको याद ही है, अजीत दादा चक्की पीसिंग देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही कहा था। और उसी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार में उनको मंत्री बनाया। विपक्ष सवाल इस बात का है, जो नीट के विद्यार्थी हैं या सीबीएसई के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों से क्या विपक्ष के लोगों ने मिलने की कोशिश नहीं की? कल कोटा में रैली किसने किया? उन विद्यार्थियों से संवाद किसने कायम किया? सवाल विपक्ष के को लेकर के सवाल पैदा करने वाले लोग सत्तारूढ़ दल से सवाल पैदा करने में संकोच कर रहे हैं। आज सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। सवाल यह प्रश्न उठना चाहिए कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों खारिज हुआ? मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कराने के लिए एक तथ्यहीन बात लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्यों लेकर के आई? बात क्या की जा रही है? कांग्रेस ने उनको पुर्जी दे दी होगी। अरे कहां से ये खुफिया बात हो गई? जिस महिला ने नटराजन सहित उस कांग्रेस के कार्यकर्ता के खिलाफ हैदराबाद में शिकायतें की थी, वो अपने सोशल मीडिया पर लगातार उसको अपडेट कर रही थी, लगातार अपडेट कर रही थी कि क्या हुआ, किस तरह की बातें हो रही हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, तो इतना खुफिया बात थी कि कांग्रेस के अलावा किसी को पता नहीं था। अरे क्या वहां तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय नहीं है? वो चुनाव में उनका संगठन नहीं है वहां पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.